हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 236 दादी और नानी। वंश अपनी दादी से काफी प्यार करता था। जब से वो निहाल के घर में रह रहा था तब से वंश ने अपनी दादी से काफी सारा प्यार पाया था। और अब जब वो निहाल के घर में नहीं भी रहता है तब भी मोनिका शेरगिल हरदम ये कोशिश करती थी कि वो एक अच्छी दादी बन पाए और वंश की हर छोटी या बड़ी बात में वो इंटरेस्ट लिया करती थी। जैसे कि जब वंश ने म्यूजिक की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दिया तो मोनिका वंश को म्यूजिक के लिए अलग से क्लासेस में ले जाया करती थी। पर आज श्रेया को बिना बताए उसके घर में आने के पीछे मोनिका शेरगिल का मकसद सिर्फ वंश को स्कूल लेकर जाने का नहीं था। मोनिका आंटी, आप आइए ना, आप अंदर। सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आज आप वंश को पिकअप करने वाली है। मैंने तो वंश को कल ही ये बात बता दी थी, लेकिन मैं भी सिली हूँ कि ये बात सिर्फ उसे बताए। मुझे तुम्हें भी इन्फॉर्म करना चाहिए था श्रेया। कहीं मैं किसी गलत टाइम पर तो यहाँ नहीं आ गई। मोनिका ने अब मुस्कुराते हुए श्रेया के पीछे खड़े उसके माँ बाप को देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। हेलो, मैं मोनिका हूँ, मोनिका शेरगिल, निहाल की मॉम। ये सुनते ही सबसे पहले जमुना जी को समझ में आया कि आज उनके घर में जो मेहमान आई थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। नमस्ते बहन जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम सब ब्रेकफास्ट करने ही वाले थे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। आप आइए ना। पर मोनिका शेरगिल ने एक बार ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ नजर घुमाकर देखा और उस पर रखे सफेद मक्खन और पराठों को देखकर उसने मुंह ही घुमा लिया। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, लेकिन मैं एक गिलास जूस का ले सकती हूँ, कोई भी फ्रेश जूस मुझे चलेगा। जमुना जी ने उनकी फरमाइश सुनकर श्रेया को इशारे से कहा कि वो मोनिका जी के लिए जूस ले आए और साथ ही मोनिका जी के पास जाकर उन्हें सोफे पर बैठने का आमंत्रण दिया। मैं जमुना हूँ, श्रेया की बेबे, मतलब उसकी माँ, और ये उसके बाऊजी है। जमुना जी ने खुद का और जगदीप जी का इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहा। जगदीप जी अब मोनिका के सामने आकर बैठ गए और उनसे नजरें मिलाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आपका बेटा बहुत अच्छा है, उसने पिछले कुछ दिनों में हमारी बहुत मदद की है। जगदीप जी को पिछले कुछ ही दिनों में निहाल काफी पसंद आ गया था और इसलिए वो उसकी तारीफ उसकी माँ के सामने ही करना चाहते थे। मोनिका निहाल की तारीफ सुनकर खुश हो गई और साथ ही उसने कहा, मेरे हस्बैंड हमें छोड़कर बहुत पहले ही चले गए थे। तब से सिर्फ मैं और निहाल ही हैं। इनफैक्ट सच कहूँ तो मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि निहाल अकेला ही है। कभी कभी मुझे लगता है कि उसने खुद ही खुद को बड़ा कर लिया। इस बात पर जहां जमुना जी मुस्कुराए वहीं जगदीप जी के मन के अंदर निहाल की इज्जत थोड़ी और बढ़ गई। वाह बहन जी, आपको तो नाज होगा अपने बेटे पर काफी। मोनिका ने सीधे सवाल का सीधा जवाब देते हुए कह दिया, देखिए भाई साहब, हर माँ बाप को अपने बच्चों पर फक्र होता है। हाँ, कुछ चीजें फिर भी ऐसी रह जाती हैं जहाँ वो हमें निराश कर जाते हैं। आई एम श्योर कि श्रेया के साथ भी आपको ऐसा ही लगता होगा। अब कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। अब तक श्रेया फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर मोनिका के पास आ गई थी। थैंक यू श्रेया, मैं तुम्हारे मॉम डैड से यही बात कर रही थी कि कैसे कोई परफेक्ट नहीं होता। अब देखिए ना, श्रेया हमारे साथ कुछ दिन रह कर गई। उसने हमें इतना प्यार दिया और इतना अपनापन दे दिया, लेकिन फिर भी आखिर वो हमारे घर से चली गई। अब मैं होती तो कंप्लेंट कर देती उससे, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि मैं उससे जाने दूं, तो मैं ये भी मान ले रही हूँ। जगदीप जी को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि श्रेया निहाल के घर पर रह चुकी थी, लेकिन क्योंकि उन्हें निहाल पसंद था इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा बुरा ना मानने की कोशिश की। वैसे कैसी किस्मत है ना हमारे बच्चों की। आज मैं आपके घर में आई हूँ क्योंकि हम दोनों परिवारों का आपस में रिश्ता है। मैं वंश की दादी हूँ और आप उसके नाना और नानी। फिर भी किस्मत की बात यह है कि आज हम आपस में पहली बार मिल रहे हैं। जमुना जी ने इस बात पर खुश होते हुए कहा, आप यकीन नहीं करेगी बहन जी, लेकिन मैं कल से अपने भाग्य को सिर्फ इसी बात के लिए धन्यवाद कह रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा कोई नाती भी है, और आज जब वो मेरे सामने है तो उसकी नानी होने पर मुझे बहुत फक्र है। हमारे तो जैसे भाग्य ही खुल गए हैं।
एग्जैक्टली कहकर मोनिका ने जमुना जी की बात पर हामी भर दी। मैं भी खुद को बहुत लकी मानती हूँ। आफ्टर ऑल मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा कभी शादी ही नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपकी बेटी से उसे प्यार क्या हुआ, उसने तो अपना मन ही बदल दिया, और आज मेरे पास वंश जैसा पोता भी है। श्रेया को भी मोनिका की बात अब उसी तरह से खटकी जैसे जमुना जी और जगदीप जी को खटकी है। क्या मतलब आपका बहन जी? आप कहना क्या चाहती है? जमुना जी ने बड़ी तीव्रता से ये सवाल पूछा, और साथ ही उनका चेहरा कुछ खिलसा गया था। पर श्रेया नहीं चाहती थी कि मोनिका श्रेया और निहाल के रिश्ते के बारे में यहाँ कुछ ज्यादा बात करे। इसलिए उसने अब वंश को जोर से आवाज लगाई, वंश कहाँ हो बेटा? देखो दादी कब से इंतजार कर रही हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे वंश। मोनिका श्रेया की इस बात का मतलब समझते हुए भी आगे कहने लगी, श्रेया तुम वंश को कमरे से लेकर क्यों नहीं आती, क्या पता वो कैसा महसूस कर रहा हो, वरना वो कभी लेट नहीं होता। पर श्रेया मोनिका को अपने परिवार के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं, बच्चे 1-2 दिन लेट हो भी जाए तो यूं हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। वैसे आपका जूस कैसा है मोनिका आंटी? मोनिका ने जूस का एक सिप लेते हुए कहा, गर्म है। क्या तुम इसे फ्रिज में रख सकती हो? श्रेया की कोशिशों को देखकर अब मोनिका ने भी ठान लिया कि वो अपनी बात आज कह कर रहेगी। इसलिए अब उसने भी श्रेया को बातों में उलझाने की कोशिश की और उसके माँ बाप के साथ कुछ समय अकेले बिताने की कोशिश करने लगी। श्रेया की तरफ मोनिका ने जूस का गिलास भी बढ़ा दिया था, इसलिए श्रेया को अब ये गिलास मोनिका से लेकर फ्रिज की तरफ जाना पड़ा। वो कोशिश कर रही थी कि इन लोगों के बीच में होने वाली किसी भी बात को वो मिस ना कर दे, लेकिन फ्रिज के पास पहुंचकर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से जूस को फ्रिज में रख दिया और फिर वापस आ गई। पर जैसे ही वो वापस आई तो उसके कान में मोनिका की एक ही बात सुनाई दी, पता नहीं ये दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। श्रेया समझ गई कि जिस चीज का उसे डर था आज मोनिका वही करने यहाँ आई थी। वो श्रेया पर दबाव बनाने आई थी और इस दबाव को मजबूत करने के लिए मोनिका को जगदीप जी और जमुना जी की भी जरूरत थी। आखिर में जब श्रेया उनके पास लौटी तो जमुना जी उसे देख रही थी, लेकिन उनके भाव से ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वहीं जगदीप जी मोनिका की बात सुनने में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। श्रेया के आने से जब मोनिका रुक गई तो जगदीप जी ने ही बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आप क्या कह रही थी बहन जी? मोनिका एक बार भी नहीं हिचकिचाई, मैं कह रही थी कि श्रेया और निहाल ना जाने क्यों शादी नहीं करते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से निहाल से कहा है कि मुझे लड़की पसंद है, अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं खुद उसके माँ बाप से मिलकर बात करूंगी। पर वो हर बार मुझे यहाँ आने से रोक देता था। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकती हूँ कि देरी निहाल की तरफ से नहीं हो रही है। मैंने अपने बेटे को देखा है, वो श्रेया के साथ अपनी जिंदगी देखना चाहता है, और वो अपने बेटे वंश की जिंदगी का भी एक हिस्सा बनना चाहता है। इसलिए अगर आप लोग भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ तो आपको श्रेया से बात करनी चाहिए, और उसे भी यही समझाना चाहिए कि शादी एक अच्छी चीज है। श्रेया को अब मोनिका पर गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से में कहा, मुझे प्रॉब्लम शादी से नहीं है, और आप ये जानती है। तो तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम है श्रेया? तुम्हारे पेरेंट्स भी यही हैं, तुम खुलकर बात कर सकती हो। श्रेया की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखते हुए कह दिया, आंटी मैं अपने बाऊजी और बेबे से इस बारे में अकेले बात करना चाहती हूँ। मोनिका के दिए हुए चैलेंज पर अब श्रेया ने अपनी मोहर लगाकर इस बात को फिलहाल के लिए यही बंद कर दिया। इसी वक्त वंश अपने जूते पहनकर हॉल में लौट चुका था और वंश के बैग को श्रेया ने मोनिका के हाथों में थमाते हुए कहा, अब तो वंश को स्कूल के लिए देर हो रही है ना, आपको निकलना चाहिए। मोनिका ने भी बैग लेकर कहा, मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ श्रेया। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम अभी भी यंग हो और तुम्हें सोच समझ के ही अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहिए। मोनिका की बात सच तो थी, लेकिन साथ ही इस बात को कहने के उद्देश्य कुछ गलत थे, इसलिए श्रेया उन पर गुस्सा हो रही थी।
आखिरकार जब मोनिका वंश के साथ स्कूल के लिए निकल गई तो बेबे ने श्रेया के पास आकर पूछा, ये निहाल की माँ कोई एक्ट्रेस है क्या? एकदम टिप-टॉप दिख रही थी वो। पर श्रेया इस पर हंसकर सिर्फ इतना कह पाई, नहीं माँ, हाँ लेकिन वो एक्टिंग अच्छी कर लेती है। दोनों माँ बेटी इस बात पर हंस दिए। लेकिन जब वो पलटे तो नताशा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा नई दुल्हन की ही तरह दमक रहा था लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। बाऊजी जो मोनिका के जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे वो नताशा के बैठते ही उठकर अपने कमरे में चले गए और इस बात से नताशा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बेबे ने भी अब श्रेया से कहा, सुन तेरे बाऊजी को उनके कमरे में ही एक प्लेट में नाश्ता दिया। श्रेया ने घर के नौकर से कहकर बाऊजी का नाश्ता उनके कमरे में ही भिजवा दिया और वो फिर आकर नताशा के सामने बैठ गई। यूं सुबह सुबह तुम दोनों झगड़ा करोगे तो पूरे घर को सब सुनाई देगा नताशा। नताशा ने श्रेया की बात सुनकर पूछा, सॉरी तुम मुझसे बात कर रही हो? लेकिन क्यों? कुछ कहना बच गया है श्रेया। तुम्हारी वजह से मेरी शादी एक बड़े से मंडप में होने की जगह एक कोर्ट में हुई है, और अब मेरे हस्बैंड का हनीमून पर जाने का भी मूड नहीं है। इसलिए सुबह सुबह मैं झगड़ा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी श्रेया? तुम्हारी वजह से मेरी शादी का ये हाल है। श्रेया गुस्से में नताशा से कुछ कहने गई लेकिन तभी उसके हाथ पर बेबे ने अपना हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर बेबे ने खुद भी नताशा से कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप अपना नाश्ता लेकर वो आंगन में धूप सेकने चली गई। श्रेया ने भी अपना गुस्सा थूक दिया और वो अपनी प्लेट में नाश्ता लेकर बेबे के पीछे पीछे आंगन तक आ गई। यहाँ आज बहुत ही प्यारी धूप निकली थी और गार्डन चेयर पर बैठते ही श्रेया को बड़े दिनों बाद अपने घर वाली फीलिंग भी आ गई। भले ही इस घर में श्रेया के लिए बहुत कुछ बदल गया है लेकिन इस आंगन की ये धूप आज भी उसी तरह श्रेया के बदन को छेड़ देती है जैसे उसने हमेशा से महसूस किया था। इस धूप ने खुद को 5 साल में भी बिल्कुल नहीं बदला है। श्रेया को यूं मुस्कुराते हुए देखकर जमुना जी को भी बहुत खुशी हुई। बस यूं ही हंसते हुए, तुझे कब से नहीं देखा था पुत्र, लेकिन आज तेरी वो मुस्कान लौट आई है। और क्या, अपने माँ के घर के आंगन में बैठकर तो हर बेटी हंसती ही है ना? जमुना जी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये बात तो सच है। मेरी बेटी मेरे आंगन में रहकर हमेशा मुस्कुराती रहे ये तो हर माँ का सपना होता है, लेकिन मेरी बेटी हर रोज मेरे ही आंगन में रहे ये हर माँ का सपना नहीं होता। कुछ समझी तू? श्रेया ने जमुना जी की बात को साफ साफ सुना भी था और समझा भी था। क्या माँ, मैं अभी अभी तो इस घर में लौटी हूँ और आप अभी मुझे यहाँ से निकालने की बात भी कर रही हो? हर बेटी के साथ ऐसा ही क्यों होता है? बेबे को श्रेया की बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं था। आखिर वो भी तो एक समय पर एक बेटी थी जिसकी माँ को उसकी शादी की जल्दी पड़ी रहती थी। इसलिए जमुना जी श्रेया की बात सुनकर खामोश रह गई और उन्होंने इस बात को आगे खींचने की नहीं सोची। एपिसोड 237 बबली का फैसला। जगदीप मल्होत्रा एक सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उनके अंदर सही और गलत के बीच बहुत बड़ा फासला था, और उस फासले को तय कर पाना हर इंसान के बस में नहीं था। इसलिए जब जगदीप मल्होत्रा ने श्रेया को खुद से दूर कर दिया था तो उन्होंने पूरी तरह से ऐसा कर दिया था, और अब वो नताशा के साथ भी वही कर रहे थे, क्योंकि वो नताशा को गलत मानते थे। अपनी बालकनी में बैठकर जगदीप मल्होत्रा ने अपना नाश्ता पूरा किया और फिर रौनक को अपने और अपने परिवार की जिंदगी से निकालने के बारे में सोचने लगे। कुछ सोचकर उन्होंने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल भी कर दिया। सुन बलवीरे, मैंने तुझे जो कागजात साइन करके दिए थे, वो कागजात आज ही मेरे घर भेज दे। अपने ऑफिस में किसी को काम पर लगाकर जगदीप जी चैन से बैठ गए थे। उन्होंने श्रेया को गलत समझ के अपनी जिंदगी में कई बदलाव कर दिए थे, और आज जब सच्चाई एक बार फिर बदल गई है तो फिर से कुछ नए बदलाव करने का समय आ चुका था। वैसे यहाँ बैठे बैठ जगदीप जी के बदन में थोड़ी ताजगी आई तो वो समझ पाए कि श्रेया क्यों उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रही थी, और उसकी बात मानते हुए जगदीप जी ने एक डॉक्टर को घर पर भी बुला लिया। इसलिए जब जमुना जी अपने कमरे में वापस लौटी तो जगदीप जी को उन्होंने बड़े ही अच्छे मूड में देखा। दस्सू जी, आखिर कौन सी गल हो गई है जो आप इतना खुश दिख रहे हैं?
मुझे तो इस घर में मातम का माहौल ही दिख रहा है अभी भी। लाजू जी, मैं सोच रहा था कि ये निहाल दी मम्मी ने कोई गलत बात तो बोली नहीं है आज सुबह। ओ निहाल एक होनहार बंदा है और श्रेया को खुश रखेगा, तो इन दोनों की बात तो आगे बढ़नी ही चाहिए ना। जमुना जी अभी अभी कुछ देर पहले श्रेया का मन जान कर आई थी और इसलिए उन्हें पता था कि श्रेया का इस वक्त शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। इसलिए बात को घुमाते हुए जमुना जी ने कह दिया, हाँ जी आप सच कह रहे हैं। निहाल लड़का तो अच्छा है, लेकिन जगदीप जी अब कुछ दिनों के लिए ये शादी वादी के चक्कर से मैं और आप दूर ही रहते हैं। अभी हमें देखना है कि छोटी के मामले में क्या किया जाए। हर दिन के साथ ही वो इस बुरे आदमी के चक्कर में थोड़ी और फंसती जा रही है, और इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से हमारी बेटी बंद के रह जाए, हमें नताशा को होश में लाना पड़ेगा। जगदीप जी भी अपनी पत्नी की बात से सहमत थे। तू सही कह रही है लाजो, मैं आज ही रौनक के प्रा से बात करूंगा, उन्हें ही अपने भाई को संभालना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़के से मुंह लगना अब मुश्किल है मेरे लिए। और वहीं ये निहाल नाम का लड़का कितना शरीफ है और समझदार भी। तूने देखा था इसे संगीत वाली रात में, जब रौनक के दोस्त बदतमीजी पर उतर आए थे तो वो कैसे मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। जमुना जी ने धीरे से सर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे परजाई जी ने बताया था। जगदीप जी के मुंह से निहाल की तारीफ के पुल बंधते हुए देख जमुना जी को काफी घबराहट हुई। अक्सर ऐसी बात का नतीजा यही होता है कि उनके पति इस बात को आसानी से जाने नहीं देते। इसलिए जमुना जी ने अब जगदीप जी का हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, आपनु मेरी सो जगदीप जी, कि आप इस घर में एक नई शादी की बात अभी नहीं उठाओगे। देखो मैं चाहती हूँ कि हम नताशा के बारे में सोचे। क्या हो गया है तुझे लाजो? क्या तुझे श्रेया की चिंता नहीं है? एक छोटे से बच्चे की माँ है वो, और वो बच्चा यहाँ उसके बाप के घर में पल रहा है। देख लाजो, नताशा की जिंदगी के बारे में इस वक्त हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम रौनक के भाई से बात कर सकते थे, वो तो हम करेंगे ही। तू इस बारे में निश्चिंत रह। लेकिन श्रेया के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बेचारी वो तो अपने बारे में सोच ही नहीं रही होगी। आखिर उसके सर पर एक बच्चे को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी तो है। और फिर हमारी तबीयत देखकर भी वो सोचेगी कि मैं अपने बाऊजी और बेबे के साथ ही ठीक हूँ। लेकिन मैं और तू क्या ऐसे माँ बाप है जो अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए अपने घर में रोक कर रखेंगे ताकि वो उनका ख्याल रख सके? जमुना जी ने चीजों को इस नजरिए से सोचा नहीं था। और जहां एक तरफ उन्हें श्रेया की सोच का भी आदर करना था, वहीं उन्हें जगदीप जी की बात भी बिल्कुल सही लगी। आखिर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। इसलिए अब जमुना जी जगदीप जी को कुछ नहीं कह पाए और उन्हें उनके मन के हिसाब से उत्साहित भी हो जाने दिया। इन सब से अनजान श्रेया अपने काम पर दोबारा लौटना चाहती थी। जब से नताशा का प्रोजेक्ट खत्म हुआ था तब से श्रेया एक ब्रेक पर चली गई थी और उसने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया था। लेकिन अब पूरे दिन इस घर में रुकने का उसका मन नहीं करता था। इसलिए आज दिन चढ़ते ही श्रेया ने फैसला किया कि वो अपने कुछ पुराने क्लाइंट से मिलने जाएगी और नए क्लाइंट की तलाश भी करेगी। श्रेया ने इसलिए अपने लिए काम वाले कुछ कपड़े चुने और फिर उत्साहित होकर नहाने चली गई। एक लंबे शावर के बाद श्रेया अपने बाथरूम से जैसे ही निकली, वैसे ही उसे कमरे में कुछ अजीब सी स्मेल आई। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। पर फिर उसने देखा कि रौनक हाथ में केले के छिलके को लेकर उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। रौनक के बदन पर कपड़े नहीं थे, उसने सिर्फ एक चड्डी पहन रखी थी, और वो भी सिर्फ नाम के लिए। श्रेया ने उसे देखते ही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, रौनक गेट आउट। इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो। लेकिन जब रौनक श्रेया की बात पर सिर्फ हंसता ही रह गया तब श्रेया को घबराहट हुई और वो सीधा भागकर अपने बाथरूम में लौट गई। और उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। ओ कम ऑन श्रेया, रौनक ने श्रेया के बाथरूम में बंद होते ही कहा और फिर वो उठकर बाथरूम के दरवाजे पर आ गया। अरे खोलो तो दरवाजा, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तो मैं तुम्हारा जीजा जी हूं ना, तो फिर मैं कैसे तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ? तुम समझ ही रही होगी। इसलिए अब मुझसे मत डरो और बाहर आ जाओ।
श्रेया ने फिर से बाथरूम के अंदर से चिल्लाते हुए कहा, रौनक तुम्हें कमरे से बाहर जाना होगा वरना मैं बाहर नहीं आऊंगी। श्रेया का दिल जोर से धड़क रहा था और उसे वो दिन याद आ रहा था जब रौनक ने उस पर क्लब के बाथरूम के अंदर अटैक किया था और इस याद के आते ही श्रेया ठिठुरने लगी। उसने ये याद करने की कोशिश की कि उसका फोन कहाँ है, लेकिन उसका फोन बाथरूम के अंदर नहीं बल्कि बाथरूम के बाहर था, इसलिए कोई उम्मीद नहीं थी कि श्रेया किसी को भी अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। प्लीज रौनक कमरे से बाहर चले जाओ। लेकिन रौनक अब भी हंस रहा था और अब उसने बाथरूम के दरवाजे पर जोर लगाना भी शुरू कर दिया। श्रेया ये देखकर घबरा गई और उसने दूसरी तरफ से पूरा जोर लगा दिया ताकि ये दरवाजा गलती से भी ना खुल जाए। श्रेया घबरा रही थी कि अगर ये दरवाजा खुल गया तो वो रौनक को नहीं रोक पाएगी। रौनक गेट आउट, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शादी हो गई है अब नताशा के साथ। हाँ तो तुम्हारे साथ भी हुई थी ना मेरी शादी श्रेया, तुमने मुझे खुद को छूने भी नहीं दिया, इसलिए अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। श्रेया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कोशिश की कि वो रो ना पड़े, लेकिन उसका बदन बुरी तरह से कांप रहा था और वो फिर भी पूरी ताकत से उस दरवाजे को टूटने से रोकना चाह रही थी। रौनक प्लीज, प्लीज रौनक, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ऐसा लगा जैसे श्रेया बहुत देर से नहीं बल्कि बहुत दिनों से इसी बाथरूम के अंदर से उस दरवाजे को टूटने से रोकने की कोशिश कर रही थी और अपने आंसुओं को रोक रही थी। पर आखिर में श्रेया को अपने कमरे से सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दिया। रौनक हेलो, क्या तुम अभी भी बाहर हो? श्रेया जानती थी कि अगर रौनक सच में वहां मौजूद भी हुआ तब भी वो श्रेया के इस सवाल का जवाब नहीं देगा, और इसीलिए अब श्रेया को किसी ना किसी तरह से एक रिस्क उठाना ही पड़ा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और वो बाथरूम से बाहर आ गई। उसने इस वक्त अपने हाथ में टॉयलेट क्लीनर ब्रश का डंडा पकड़ा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके वो चाहे तो रौनक को मार सकती थी। लेकिन धीरे धीरे श्रेया ने देखा कि कमरा सच में खाली है और रौनक कमरे से बाहर जा चुका है। श्रेया ने अब लपक कर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फिर पलटकर सभी खिड़कियां भी चेक करके बंद कर दी। आखिरकार अपने कमरे में चैन से बैठकर श्रेया ने अपने बालों को खींचकर पकड़ लिया। रौनक का एक ही घर में रहना श्रेया के लिए एक मानसिक टॉर्चर ही तो था, और श्रेया इस वक्त ये नहीं कह सकती थी कि वो कब तक इस मानसिक टॉर्चर को सह सकती थी। श्रेया ने कुछ सोचकर फैसला किया कि या तो उससे ये घर छोड़ना पड़ेगा या फिर रौनक को एक सबक सिखाना पड़ेगा ताकि वो श्रेया से साथ यूं खेल ना खेल सके। श्रेया अब उठकर तैयार हो गई और फाइनली घर से बाहर निकल गई। वहीं चंडीगढ़ शहर के दूसरे छोर पर निहाल आज कई दिनों बाद अपने ऑफिस में लौट आया था और उसे आते ही एक बड़ी खबर का पता लगा। सर, वो रौनक खन्ना के साथ जो क्लाइंट आए थे उन्होंने हमारी कंपनी से अपना प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। आप कहें तो हम उनके साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, रौनक के बिना। अर्नव की बात सुनकर निहाल मुस्कुरा पड़ा। ऑफ कोर्स, रौनक को यही करना था। खैर अर्नव, हमें ऐसे क्लाइंट की जरूरत नहीं है, हम इनसे भी कई बड़े क्लाइंट के साथ काम करने वाले हैं एंड आई कैन फील इट। बस हम अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहते हैं। अर्नव को निहाल का यही एटीट्यूड हमेशा से पसंद था और इसलिए वो उत्साहित होकर पूरे जोश से इस कंपनी के लिए काम करता था। निहाल के कैबिन के दरवाजे पर इस वक्त एक नॉक हुआ और बबली चलकर केबिन के अंदर आई। हेलो, होप मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, उसने आते ही कहा। पर निहाल ने उसकी टांग खींचने की कोशिश की। ये बात तो तुम्हें केबिन के बाहर खड़े होकर पूछनी चाहिए थी भाविका। अब जब तुम इस कमरे के अंदर आ गई हो तो तुम हमें डिस्टर्ब भी कर चुकी हो। वेरी स्मार्ट निहाल, इसी स्मार्टनेस से तुम खुद को इम्प्रेस करते रहना, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस स्मार्टनेस वाले एटीट्यूड से कोई लड़की इम्प्रेस होगी। बबली की इस बात को सुनकर अब अर्नव ने भी निहाल के बचाव में बात करने की ठानी। देखिए भाविका जी, निहाल सर हर एक लड़की को इम्प्रेस करना नहीं चाहते, उनकी नज़र तो सिर्फ एक ही लड़की पर टिकी है। निहाल इन दोनों की बात सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के होते हुए इतनी बड़ी बात कह दी। वैसे ये
तुम दोनों के बीच ये कब हो गया? निहाल को संगीत वाले दिन ही अर्नव और भविका के एक साथ होने का पता चला था और वो उन दोनों के लिए काफी खुश भी हुआ था। सर, वो भविका जी ने ही मुझे प्रपोज कर दिया। वॉट अर्नव, अब तुम भी स्मार्ट बनना चाहते हो क्या? क्या कहा मैंने अभी अभी? इससे कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होती। बबली की बात पर अर्नव शर्मा कर हंस पड़ा और निहाल उन दोनों की इस क्यूट केमिस्ट्री को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया और उसे लगा कि अगर अर्नव और बबली जैसे दो लोग अपने बीच की इतनी बड़ी गलतफहमी दूर करके एक बार फिर से पास आ सकते हैं तो ऐसा उसके और श्रेया के साथ क्यों नहीं हो सकता। जब निहाल इसी ख्याल में खो गया तो बबली ने अर्नव को अपने पास खींचते हुए कहा, मुझे लगता है ये श्रेया के ख्यालों में गुम हो चुका है। यही अच्छा टाइम है कि मैं तुम्हें वो ड्रेस दिखा दूं जो मैं आज शाम को पहनने के बारे में सोच रही थी। आज पहली बार मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मुझे एक अच्छा इंप्रेशन जमाना है। निहाल अपने ख्यालों में खोया जरूर था लेकिन उसके कान खुले हुए थे और अब बबली की बात सुनकर वो जैसे होश में आ गया। तुम अर्नव के घर जाने वाली हो आज? उसके पेरेंट्स से मिलने? बबली ने शर्माते हुए हाँ कह दिया पर निहाल उठकर उन दोनों के पास आ गया। वाओ गाइस, तुमने अभी डेट करना शुरू किया है और तुम दोनों शो भी हो गए कि तुम्हें एक दूसरे से ही शादी करनी है, इसीलिए तुम एक दूसरे की फैमिली से मिल रहे हो ना? अर्नव ने कहा, मैंने तो बिना भविका जी से बात करे बिना ही उनसे शादी करने का फैसला कर लिया था सर। डाउट भविका जी को मुझ पर था। बबली यानी कि भाविका ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, देर आए दुरुस्त आए और अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि अगले 100 नहीं तो 50 साल के लिए कहीं भी नहीं जाऊं। ओके। अर्नव ने भविका का हाथ पकड़ते हुए उसकी बात का समर्थन किया। तभी निहाल को एक बात सूझी और उसने कहा, भाविका क्या तुम अर्नव के घर अकेले जा रही हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए चलना चाहूंगा। एपिसोड 238 कंपनी में बदलाव। चंडीगढ़ शहर का पारा आज कुछ बड़ा हुआ था। धूप पसीने की जलन से छुपने के लिए सब छांव की तलाश में थे। ऐसे में रौनक खन्ना भी छांव की तलाश में अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में आ पहुंचा। ये फैक्ट्री रौनक के निर्देश के अनुसार पिछले 7 साल से चल रही थी, यानी कि जब से रौनक के बड़े भाई की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, तब से उसके बड़े भाई ऑफिस आने की जगह अपने पिंड में जाकर समय बिताना ज्यादा पसंद करते थे और अपने पीछे उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से रौनक के हाथों में छोड़ दिया था। आज रौनक 4 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस लौट रहा था और यहाँ आते ही उसे एहसास हुआ कि उसे अपने ऑफिस की बड़ी याद आ रही थी। जब से उसके बड़े भाई ने नाराज होकर रौनक को घर में घुसने से मना कर दिया तब से रौनक खुद को कुछ ज्यादा ही लावारिस सा महसूस कर रहा था। लेकिन आज अपने ऑफिस के एसी, लंबी मेज और बड़ी खिड़की का आनंद लेने के लिए रौनक खुद को उतावला महसूस कर रहा था। पर जैसे ही वो अपने ऑफिस के अंदर गया तो रौनक ने पाया कि एक लंबा सा सरदार उसके केबिन में बैठा हुआ है। दरवाजे से अंदर घुसते ही रौनक ने पूछा, यस, तुम्हें क्या काम है मुझसे? वो सरदार कंप्यूटर में देखकर कुछ पढ़ रहा था। एक्सक्यूज मी, उसने कंप्यूटर से नजर उठाते हुए कहा। रौनक ने उसके पास जाकर उसे अपनी चेयर से उठने की वार्निंग दी। एक्सक्यूज तो मैं तुम्हें दूंगा हॉस्पिटल जाने का, मेरे ऑफिस में आकर तुम मेरी सीट पर बैठे कैसे? उस आदमी के लिए अब सब बातें साफ हो गई। तो आप रौनक खन्ना है? हेलो, मैं सतविंदर सोरी, इस फैक्ट्री का नया मैनेजर। आपके बड़े भाई रणधीर जी ने मुझे कल ही हायर किया है। मैं आप ही का काम देख रहा था, लेकिन रणधीर जी ने तो बोला था कि आप कुछ महीनों के लिए छुट्टी पर गए हैं और इसलिए उन्हें एक नया मैनेजर चाहिए था। रौनक इस बात को सुनकर भले ही बहुत शौक हो गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इस डर को दिखने नहीं दिया और कहा, हाँ प्लान चेंज हो गया, तुम्हारी नौकरी कैंसिल, अब जाओ यहाँ से। रौनक ने सामने खड़े सतविंदर सोरी को अपनी डेस्क के पीछे से हटाकर अपनी जगह ले ली। वहीं फैक्ट्री का नया मैनेजर सतविंदर जानता था कि रौनक इस कंपनी के मालिक का भाई है, तो उसे कुछ कहने की जगह सतविंदर ने जाकर रौनक के बड़े भाई से बात कर ली। रौनक, तू मेरे साथ आ। कुछ देर में ही रौनक के वीर जी ने आकर रौनक को डांट लगाते हुए कहा। ये डांट सुनते ही रौनक ने अपनी चेयर को और जोर से पकड़ लिया,
क्या बात हो गई है वीर जी, दसो ना। ओह खोते। वीर जी ने पलटकर अपने पीछे इस ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। अब ऑफिस के अंदर सिर्फ रौनक और उसके बड़े भाई ही रह गए थे। आपने उस लड़के को क्यों हायर किया है वीर जी? आप मुझे इस कंपनी से निकालना चाहते हो? सुन छोटे, मैं तुझे 6 महीने का समय देना चाहता हूँ। इस समय में अगर तू सुधर गया तो तुझे घर भी मिल जाएगा और ऑफिस भी। लेकिन तेरी गंदी हरकतों के बारे में मुझे एक और बार भी पता चला तो मैं तुझे अपनी विल से बेदखल कर दूंगा। समझा तू? तूने परिवार का नाम शर्म से झुका दिया है। अगर बाऊजी होते तो उनकी पगड़ी आज जमीन पर होती। समझता नहीं है क्या तू? रौनक के वीर जी की आंखें लाल हो गई थी और गुस्सा उनकी मूंछों पर आ गया था। रौनक के वीर जी उससे कई साल बड़े थे और हमेशा उसके लिए पिता के समान ही रहे हैं। इसलिए उनका गुस्सा सह पाना रौनक के बस की बात नहीं थी। लेकिन वीर जी, आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? मैं सुधर गया हूँ। नताशा से शादी करके जिंदगी भर उसके साथ रहने का वादा कर दिया है मैंने। अगर वो मुझ पर भरोसा कर सकती है तो आप भी करो ना। वीर जी, अब मेरी भी एक फैमिली है, उसका खाना पीना कैसे देखूंगा मैं? ओ खोते, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरा डिसीजन फाइनल सी। तुझे पैसे चाहिए तो मैं हर महीने तेरे अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर करने को तैयार हूँ। इसी में गुजारा कर और अपनी नई पत्नी को भी कह कि तेरी इस वक्त इतनी ही कीमत है। और ऐसे में अगर वो भी तुझे छोड़ के चली जाए ना, तो समझ लेना कि वो तुझ पर कितना भरोसा कर दी सी। वीर जी, ऐसा मत करो। आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मैंने बस वही किया है जो मेरी उम्र के सारे लड़के करते हैं। रौनक ने अब अपने वीर जी के पैरों के पास आकर उनके पैर पकड़ लिए थे। रौनक किसी भी हाल में अपनी हालत सुधारना चाहता था और इसके लिए उसके वीर जी का उसे माफ कर देना बहुत जरूरी था। रौनक, तुझे मैंने हमेशा के लिए इस परिवार से अलग नहीं किया है, जैसे श्रेया के बाऊजी ने उसके साथ किया था। समझा तू? शर्म नहीं आई थी तुझे उस लड़की के साथ शादी करने के बाद इस तरह की नाइंसाफी करते हुए? छी! दूर हट मुझसे। और अगर सच में तू राजविंदर खन्ना का बेटा है ना, तो अपनी शक्ल मुझे 6 महीने बाद दिखाना, और वो भी तब जब तुझे अपने किए पर पछतावा हो। हमारी कौम हमें दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाना सिखाती है रौनक, यूं औरतों को जलील करना नहीं। अब दूर हो जाए इस ऑफिस से और सतविंदर को अपना काम करने दे। रौनक ने फिर भी जिद करते हुए कहा, नहीं वीर जी, मुझे काम चाहिए। मैं ये ऑफिस नहीं छोड़ सकता। इस बात पर रौनक के वीर जी ने पलटकर उसे देखा तक नहीं, बस ऑफिस से निकलते हुए कह दिया, तो फिर तो तेरा फैसला वाहेगुरु ही करेंगे छोटे। और फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड। और फिर रौनक के बड़े भाई उसके ऑफिस से बाहर निकल गए। उनके जाते ही रौनक उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने कपड़े झाड़ लिए। इतने में सिक्योरिटी के कुछ लड़के भी उसके ऑफिस में घुस आए। ये सभी लड़के रौनक को अच्छे से जानते थे और अपना बॉस भी मानते थे, इसलिए सारे लड़के बहुत शर्मिंदा भी दिख रहे थे। उनके आते ही रौनक समझ गया कि उसे ये ऑफिस छोड़कर जाना ही होगा। अपना कोट ठीक करते हुए रौनक ने अपने ऑफिस का एक ड्रॉअर खोला जिसमें वो कुछ नकद पैसे रखता था, और उन पैसों को अपनी जेब में भर के रौनक ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर जाकर रौनक को गुस्से की वजह से और कुछ समझ में ही नहीं आया और वो सीधा एक बार में जाकर दारू पीकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। साथ ही ये प्लान बनाने लगा कि अब उसे पैसों को कैसे हासिल करना है। इतना तो साफ था कि रौनक अपने परिवार को खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा, और न ही उस परिवार के साथ जुड़े हुए अपने बिजनेस को कभी छोड़ेगा। तारांकन। वहीं मल्होत्रा कोठी में जगदीप जी ने लॉयर को बुलाकर अपनी विल में और अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने की बात की। मुझे नताशा को कंपनी के कारोबार से पूरी तरह से हटाना है। उसकी शादी एक लड़के से हो गई है और मुझे डर है कि अगर वो अलग हुए तो ये लड़का मेरे बिजनेस को हथियाने की कोशिश भी करेगा। जगदीप जी अपने कमरे में लॉयर से अकेले में बात कर रहे थे, लेकिन नताशा को इस बात की खबर लग गई थी और वो कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी।
नताशा को इस बात पर काफी गुस्सा आया कि पिछले 5 साल में उसने कंपनी में काम करना सीखा था और अब वो सब कुछ हैंडल भी करने लगी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसके साथ ऐसा कर रहे थे। नताशा ने इसलिए अब दरवाजा खोल के सीधा अपने बाऊजी के कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। बाऊजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या अब आप सब कुछ श्रेया के नाम कर रहे हैं? नताशा पुत्र, मैं अपने बिजनेस का फैसला अकेले कर रहा हूँ। तुम बाहर जाओ और हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। नहीं बाऊजी, बाद में कुछ नहीं होगा। आप विल बदल देंगे, उसके बाद फिर से चीजें नहीं बदल पाएंगी, इसलिए मुझे अभी इस बारे में बात करनी है। आप मुझे बताएं कि क्या आप फिर से सब कुछ श्रेया के नाम कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि वो मैं हूं जिसने पिछले 5 साल से हर एक दिन आपके साथ कंपनी में जाकर आपका हाथ बटाया है। जगदीप जी ने नताशा की इस बदतमीजी को देखकर अपने दोनों हाथ अपने लॉयर के सामने जोड़ते हुए कहा, मैंने जो जो कहा है उस मुताबिक आप नए पेपर बनाइए और इस वक्त मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। पर नताशा ने लॉयर का भी रास्ता रोकते हुए कहा, बाऊजी आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? जिस तरह श्रेया ने गलती की उसी तरह मैंने भी एक छोटी सी गलती की, लेकिन आप इस तरह की सजा मुझे नहीं दे सकते। ओ पुत्र, तू मुझे मत समझा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तूने उस रौनक से शादी करते वक्त मुझसे नहीं पूछा था कि इसमें मेरी मंजूरी है भी कि नहीं। जिस मंडप में मैंने शादी की, आप ही ने उसमें पैसे देकर नताशा वेड्स रौनक का बोर्ड लगवाया था बाऊजी। बस एक दिन की बात से आप यूं नहीं पलट सकते। लॉयर अब नताशा से दूर हटते हुए जगदीप जी के कमरे से बाहर जाने में सफल हो गया। वहीं नताशा ने अपने बाऊजी को घेर सा लिया। पुत्र, मेरी बात मान, तो उस लड़के से अभी के अभी डिवोर्स ले ले, और अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं फिर से तुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, वरना मेरे कमरे से बाहर निकल, क्योंकि उस आदमी की परछाई मुझे अपने आसपास भी नहीं चाहिए। वाह बाऊजी, अपनी बेटियों को रास्ते में अकेले छोड़ देना, कोई आपसे सीखे। आपने श्रेया के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया था जो अब आप मेरे साथ कर रहे हो। इस बात को सुनकर जगदीप जी को काफी ठेस पहुंची, लेकिन वो नताशा से काफी नाराज थे और उसकी किसी भी बात को सुनकर पिघलना नहीं चाहते थे। जगदीप जी ने अपनी चेयर से उठते हुए अपना चेहरा नताशा से दूर कर लिया और उसकी बातों को आगे तवज्जो नहीं दी। हार कर आखिर में नताशा भी कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी। अपने पिता की कंपनी में अपना हिस्सा न होना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और अगर वही हिस्सा श्रेया को दे दिया गया तब तो नताशा को श्रेया से उलझने का और भी बड़ा बहाना मिल जाएगा। पर नताशा इतने गुस्से में थी कि उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे और वो भागकर अपने घर से बाहर निकल गई। उसे रौनक के साथ मिलकर कोई नई साजिश रचनी होगी ताकि कंपनी में ये बदलाव ना हो सके। तारांकन। दूसरी ओर श्रेया, जो रौनक के अटैक के बाद भागकर अपने घर से निकल गई थी, उसने अब खुद को निहाल के ऑफिस के बाहर पाया। अपनी गाड़ी चलाते हुए श्रेया कब निहाल के ऑफिस पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला, लेकिन अब जब वो यहाँ आ ही गई थी तो उसने ऊपर जाकर निहाल से मिलने का फैसला किया। श्रेया का दिल अब भी बेचैन था और रौनक की छुअन का एहसास भी अब तक उसके शरीर में था। यूं ही डिस्ट्रैक्टेड सी श्रेया जब निहाल के केबिन में पहुंची तो उसने वहां सिर्फ निहाल को नहीं बल्कि निहाल के साथ साथ बबली और अर्नव को भी पाया। श्रेया को वहां देखकर सभी हैरान थे क्योंकि श्रेया इस ऑफिस में कई दिनों से आई नहीं थी। हाय श्रेया। व्हाट्सअप, बबली ने श्रेया के गले लगते हुए कहा। अपने हाल के बारे में ना बताकर श्रेया ने भी घुमाकर एक सवाल कर दिया। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? पर दूर से उसे देख रहे निहाल को पता था कि श्रेया थोड़ी बेचैन सी दिख रही थी। निहाल ने अपने चेयर से उठकर एक पानी का गिलास श्रेया की तरफ आगे बढ़ाया, जबकि बबली श्रेया को बताने लगी, आज मैं अर्नव के मॉम डैड से मिलने जा रही हूँ, एंड गेस व्हाट? निहाल मेरे साथ चल रहा है, मेरे परिवार का हिस्सा बनकर। क्योंकि तू तो जानती है कि मैं अपने मॉम डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक हम बिल्कुल शो ना हो जाए कि हमें शादी करनी ही है।
बबली ने ये कहकर बेचैनी से अर्नव को देखा, पर अर्नव के चेहरे पर मुस्कान थी और बबली के हाथ को पकड़ते हुए अर्नव ने कहा, यानी कि जब तक आप शो ना हो जाए भाविका जी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं आपके बारे में काफी समय से शो हूँ। बबली ने खुश होते हुए अर्नव को गले से लगा लिया। अब श्रेया और निहाल एक तरफ ऑकवर्डली खड़े थे, जबकि बबली और अर्नव एक दूसरे को गले लगाकर दूसरी तरफ खड़े थे। निहाल ने अपना गला साफ करते हुए आवाज की, जिसे सुनकर दोनों अलग हो गए और मुस्कुराने लगे। श्रेया भी बबली और अर्नव की खुशी देखकर अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। बबली ने भी श्रेया को देखकर पूछा, वैसे श्रेया, अब जब निहाल हमारे साथ अर्नव के घर चल रहा है तो क्यों ना तुम भी चलो। एपिसोड 239 एक नए रिश्ते की तैयारी। श्रेया ने झट से बबली की आंखों में देखकर हाँ कह दिया। श्रेया जानती है कि बबली नर्वस थी, ना सिर्फ इस नए रिश्ते को लेकर, बल्कि शादी के बारे में किसी भी तरह की बातचीत को लेकर। और अपनी दोस्त की हिम्मत बढ़ाने के लिए श्रेया को सोचने की भी जरूरत नहीं थी। ओ ये, अब मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। अर्नव, तुम्हारे मॉम डैड को अब तो मुझसे इम्प्रेस होना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल मैं अपने साथ इतने हाईफाई लोगों को जो लेकर आ रही हूँ। खुद निहाल शेरगिल और श्रेया मल्होत्रा मुझे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। भाविका जी, ये कोर्ट का केस नहीं है। अगर आप अकेली भी आती तो मेरे माँ बाप को आप जरूर पसंद आती, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। अर्नव ने बबली का मनोबल बढ़ाते हुए और उसे छेड़ते हुए कहा। बबली भी अर्नव के गाल को खींचकर उसे प्यार दिखाने लगी, इतने क्यूट हो ना तुम। एक बार फिर उनके रोमांस को देखकर निहाल ने अपना गला साफ किया और फिर कहा, ओके गाइस, तो पूरे 1 घंटे के बाद हम यहाँ से निकलेंगे अर्नव के घर के लिए। आई सजेस्ट कि इस समय में अर्नव तुम अपने दिन का काम खत्म कर लो और बबली प्लीज तुम टाइम से तैयार हो जाओ। बबली ने हड़बड़ी करते हुए श्रेया को अपने आउटफिट्स के दोनों ऑप्शंस दिखाते हुए उसकी राय पूछी और श्रेया की चॉइस सुनकर वो खुश हो गई, क्योंकि उसने भी वही आउटफिट सेलेक्ट किया था। ओके, तो फिर मैं पार्लर जाकर तैयार हो रही हूँ। श्रेया, तू यहाँ बोर होगी, तू भी मेरे साथ चलना। पर श्रेया इस बात पर थोड़ा सा हिचकिचाने लगी। तभी निहाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्यों ले जाना चाहती हो तुम श्रेया को वहाँ? तुम तैयार होगी और वो बोर होगी। श्रेया, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में रुक सकती हो। निहाल का यूं श्रेया की तरफ पॉजेसिव एटीट्यूड देखकर बबली ने मुस्कुराते हुए श्रेया की तरफ देखा और फिर वो समझ गई कि श्रेया की भी वही मर्जी है। इसलिए बबली ने श्रेया को बाय कहा और फिर अर्नव के साथ निहाल के ऑफिस से बाहर निकल गई। उनके जाते ही निहाल ने श्रेया से पूछा, कॉफी? पर श्रेया ने सर हिलाते हुए मना कर दिया और वो चेयर पर बैठ पड़ी। श्रेया जमीन को देख रही थी, क्योंकि इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन के बावजूद श्रेया के दिमाग में अब भी रौनक के साथ हुआ हादसा घूम रहा था, और इस हादसे का असर अब उसके चेहरे पर भी दिखने लगा था। श्रेया, मैं जानता हूँ तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। मैं ठीक हूँ निहाल। श्रेया ने निहाल के सवाल का जवाब भी नजरें चुराते हुए ही दिया। क्या रौनक ने कुछ किया है? निहाल को ना जाने क्यों ऐसा अंदाजा हो रहा था कि हो ना हो श्रेया की परेशानी उसके घर से ही जुड़ी हुई थी। पर रौनक का नाम सुनकर श्रेया समझ गई कि अगर उसने निहाल को इस बारे में कुछ भी बताया तो वो चिंता करते हुए उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएगा, और फिर वो गुस्से में अगर कुछ कर बैठा तो श्रेया इस बात को कैसे हैंडल करेगी। वो निहाल और रौनक के बीच और लड़ाई देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने झट से कह दिया, तुम्हारी सुई भी ना एक ही जगह पर अटक गई है। मुझे एक्चुअली अपने काम की चिंता थी। मुझे अपना काम फिर से शुरू करना चाहिए और मैं कुछ क्लाइंट से मिलने के बारे में चिंता कर रही थी। अगर तुम्हें क्लाइंट की चिंता है तो मैं तुम्हारा नाम अपने सर्किल के लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। हर कुछ दिन में कोई ना कोई घर रेनोवेट करवाता ही रहता है। तुम्हें जल्दी कोई क्लाइंट मिल जाएगा। नहीं निहाल, मैं खुद ये हैंडल कर लूंगी। मुझे मदद की जरूरत नहीं है। निहाल श्रेया की इस बेरुखी को देखकर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें अपने ख्यालों के साथ इस वक्त अकेले ही रहना है तो मैं तुम्हें अकेला ही छोड़ देता हूँ, पर ना जाने कब तुम समझोगी कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अकेला नहीं देखना चाहते और तुम्हें सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेया ने भी अब कह दिया,
अगर सब मेरी मदद करना चाहते ना निहाल, तो तुम्हारी मॉम आज मेरे घर में आकर मेरे बाऊजी और बेबे को ये नहीं कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या निहाल के लिए ये खबर नहीं थी? मॉम तुम्हारे घर आई थी और उन्होंने क्या कहा? श्रेया समझ गई कि निहाल की मॉम अकेले ही काम कर रही थी और उन्होंने निहाल को भी अपने इरादों से दूर रखा था। तुम्हारी मॉम बहुत चालाक है निहाल, एंड सॉरी, मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं उनकी बुराई करना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज वो मेरे घर आई थी, वंश को स्कूल के लिए पिक करने, और उन्होंने बाऊजी से कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं ही हूँ जो मना कर रही हूँ। निहाल अपनी मॉम की इस हरकत से नाराज जरूर था, लेकिन साथ ही वो जानता था कि उन्होंने जो भी कहा वो सच था, झूठ नहीं। इसीलिए निहाल ने श्रेया से यही कह दिया। पर श्रेया निहाल की बात को सुनकर हैरान रह गई। इसका मतलब तुम भी अपनी मॉम के साथ हो और मुझ पर इस शादी का दबाव डालना चाहते हो? क्या तुम नहीं समझ सकते कि मेरे बाऊजी और बेबे को कैसा महसूस होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी खुद शादी नहीं करना चाहती है? निहाल ने सोच समझकर जवाब दिया, ओके श्रेया, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं अपनी मॉम से बात करूंगा कि वो आगे से तुम्हारे बाऊजी या बेबे से ना मिले, लेकिन तुम मेरी मॉम को जानती हो, वो एक इंडिपेंडेंट औरत है और वो मेरी बात मान ले ये जरूरी नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। वैसे तुम भी कम अड़ियल नहीं हो, मेरी मॉम की ही तरह हो, इसलिए तुम खुद भी उनसे बात कर सकती हो, शायद वो तुम्हारी बात को बेहतर समझ पाएं। श्रेया ने निहाल को अब गुस्से से देखा। उसका सजेशन बुरा नहीं था, लेकिन श्रेया अपने और मोनिका शेरगिल के बीच में होने वाली किसी भी बात का अंजाम जानती है। दोनों ही अपनी बात पर अड़े रह सकते थे। ऐसे में श्रेया ने अपनी बात दोहराई, इट्स ओके, तुम खुद ही बात कर लेना। श्रेया ने इसी के साथ ये भी नोटिस किया कि निहाल जो पहले उससे खुद ही शादी की बात बार बार किया करता था, वो अब पूरी तरह से पीछे हट गया था। उसने पिछले कई दिनों से एक बार भी ये नहीं कहा था कि वो श्रेया से शादी करना चाहता है। शायद ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि निहाल श्रेया की बात मान चुका था, या कहीं निहाल का दिल श्रेया से हट तो नहीं गया था। श्रेया ने इस ख्याल को दबा दिया क्योंकि इसकी वजह से उसे काफी इनसिक्योर महसूस होता, और फिर इस केबिन में दोनों चुपचाप बिना कुछ कहे अपने अपने ख्यालों में व्यस्त हो गए। तारांकन। दूसरी तरफ मल्होत्रा कोठी में नानी जमुना जी अपने नाती वंश के सर पर तेल मालिश कर रही थी। श्रेया ने कॉल करके पहले ही बता दिया था कि वो बबली के साथ कहीं जा रही है, इसलिए जमुना जी आज नानी की ड्यूटी को पूरे उत्साह से निभा रही थी। पिछले 2 दिनों में जमुना जी ने व्हीलचेयर भी छोड़ दी थी और उनकी तबीयत अब बेहतर हो चली थी। इसीलिए आज नानी की गोद में बैठकर वंश खूब अच्छे से चंपी करवा रहा था। नानी, पता है मम्मा भी वंश को इसी तरह से तेल लगाती है, लेकिन अब जब वंश के बाल बड़े हो रहे हैं तो मम्मा उनमें कम तेल लगाती है। ओ पुत्र, तेरी मम्मा के बाल देखे हैं कितने काले और घने हैं। क्योंकि जब वो छोटी थी ना तो वो भी यूं ही बहुत सारा तेल लगाया करती थी। नानी, क्या आप मम्मा के बचपन की और भी स्टोरी मुझे सुना सकती हो? जमुना जी वंश की इस रिक्वेस्ट के बारे में सुनकर ही हंस पड़ी। हाँ हाँ नानी, के पास तुम्हारी मम्मा के बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं। मैं बिल्कुल तुम्हें ये कहानियां सुनाऊंगी, तो सुनो कि एक बार क्या हुआ। जमुना जी बड़े चाव से कोई प्यारी सी कहानी शुरू कर ही रही थी कि अचानक हॉल से जोर से चीखने की आवाज आने लगी। ये आवाज नताशा के कमरे की तरफ से आ रही थी, जहां उसके और रौनक के बीच एक नया झगड़ा शुरू हो गया था। इस झगड़े की आवाज को सुनकर जमुना जी तो घबरा ही गई। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी से यूं झगड़ा नहीं किया था और ना ही कभी ऐसे माहौल में वो रही थी। फिर आज अपनी ही बच्ची को इस तरह के झगड़े में देखकर उनका दिल बहुत डर गया था। पर फिलहाल जमुना जी के पास वंश था और जमुना जी को इस बात की चिंता करनी थी कि वो किस तरह से वंश को सुरक्षित रखे। इसलिए उन्होंने वंश को तुरंत गोद से उठाते हुए कहा, चल पुत्र, हम गार्डन में धूप में बैठकर चुम्पी करेंगे। पर वंश इतना भोला नहीं था और उसने आवाज को सुनकर पूछा, नानी नानी, वो अंकल और आंटी लड़ रहे हैं ना? उनके बीच झगड़ा हो रहा है ना?
नानी ने वंश की बात को सुनकर चिंता करते हुए कहा, हाँ पुत्र, बड़ों के बीच अक्सर ऐसे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो खुद अपने झगड़े को सुलझा भी लेंगे। वंश ने इस बात को समझते हुए कहा, हाँ नानी, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि कभी कभी मम्मा और डैड भी इसी तरह से लड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कभी इतनी जोर से नहीं लड़ते। अच्छा, जमुना जी के मुंह से अपने आप ही ये शब्द निकल गया। अब जमुना जी को श्रेया की भी चिंता सताने लगी। लेकिन फिर श्रेया के बेटे वंश ने आगे कहा, हाँ नानी, मैंने मम्मा और डैड को भी ऐसे फाइट करते हुए देखा है। लेकिन पता है, जब भी वो ऐसे लड़ते हैं ना तो हमेशा डैड मम्मा को सॉरी कहते हैं, और फिर दोनों का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। डैड मम्मा से हमेशा अच्छे से बात करते हैं नानी। सच में बेटा? जमुना जी ने ये बात पूछते हुए वंश के मासूम चेहरे को देखा। हाँ नानी, मेरे डैड एक जेंटलमैन है, और वो मम्मा से भी बहुत जेंटली पेश आते हैं। मुझे पता है कि हर आदमी को बड़े होकर जेंटलमैन ही बनना चाहिए। ये भी मैंने डैड से ही सीखा है। जमुना जी बता नहीं सकती थी कि इस बात को सुनकर उन्हें कितनी खुशी हुई। श्रेया और निहाल ने अपने बेटे को बिल्कुल सही सीख दी है। जमुना जी को अब निहाल की माँ की बातें भी याद आ गई जो उन्होंने आज सुबह ही कही थी। जमुना जी ने सोचा, शायद उनकी बातें इतनी गलत भी नहीं थी। शायद एक अच्छे साथी के मिलने पर श्रेया को भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच लेना चाहिए। आखिर अच्छे लड़के इतनी आसानी से नहीं मिलते, और ये लड़का तो वंश का पिता भी है। जमुना जी के मन में भी श्रेया की शादी का ख्याल आ गया और उन्होंने सोचा कि आखिर उनकी एक बेटी की जिंदगी तो ठीक हो सकती है। इसी के साथ जमुना जी ने वंश के गाल को चूम लिया और उसे बाहर गार्डन में बैठाकर चुम्पी करने लगी। जहां तक रही नताशा और रौनक के झगड़े की बात, तो इस घर में कोई भी उनके झगड़े को रोक नहीं सकता था और ना ही इस बारे में कुछ कर सकता था। तारांकन। वहीं कुछ दूर निहाल और श्रेया बबली के साथ अर्नव के घर पहुंच गए। निहाल खुद भी आज अर्नव के घर पहली बार ही आया था। दोनों पिछले कई सालों से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में आज तक कोई घरेलू संबंध नहीं थे, लेकिन अब बात बदलने वाली थी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। घर के अंदर आते ही अर्नव के माँ बाप को प्रणाम करते हुए सब अर्नव के मिडिल क्लास दिखने वाले घर के सोफे और दीवान पर बैठ गए। उनका घर बहुत ही साफ सुथरा था, लेकिन चारों तरफ अर्नव की कई सारी तस्वीरें बता रही थी कि इस घर में भले ही पैसे कम हो, लेकिन प्यार हमेशा भरा रहता है। बबली काफी टेंस थी और इसलिए श्रेया उसके ठीक बगल में उसके हाथ को पकड़ के बैठी थी। वहीं श्रेया के बगल में निहाल बड़े ही आराम से बैठा हुआ हर तरफ देख रहा था। माँ पापा, ये मेरे बॉस हैं निहाल, जिनकी बात मैं हमेशा करता हूँ। निहाल ने सर झुकाकर नमस्ते किया और फिर कहा, हेलो, कैसे हैं आप लोग? वैसे ये श्रेया है और ये भविका। श्रेया को देखकर अर्नव की माँ ने सीधा सवाल कर दिया, ओह, ये आपकी पत्नी है ना? अर्नव की माँ ने ये सवाल निहाल से किया था, लेकिन इस सवाल के आते ही कमरे में मौजूद ये चारों लोग काफी हैरान रह गए और परेशान भी। आखिर निहाल इस सवाल का क्या जवाब देगा? श्रेया ने भी निहाल की आंखों में देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में उसी अनजाने सवाल की छवि देख रहे थे जो पूरी दुनिया उनसे पूछ रही थी, लेकिन जिसका जवाब अब तक उन दोनों के पास नहीं था। एपिसोड 240 रिश्त की बात। अर्नव का घर चंडीगढ़ के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था, जहां कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अपनी जिंदगी भर की कमाई को जोड़कर घर बनाया हुआ था। इस साधारण से माहौल की सोच भी साधारण ही होगी। बबली को भी इसी बात का डर था, जिस वजह से उसे लगता था कि अर्नव के माँ बाप शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि उनकी होने वाली बहू बबली का पहले डिवोर्स हो चुका है। इसलिए आज बबली के साथ श्रेया और निहाल भी अर्नव के घर आए थे। पर उनके आते ही अर्नव की मम्मी ने निहाल से पूछ लिया कि क्या श्रेया उसकी पत्नी है। ये बात अपने आप में ये जता रही थी कि अर्नव की मम्मी और पापा की भी सोच पुरानी है, क्योंकि वो लोगों को इस तरह के रिश्ते में ही जुड़ा हुआ देखते हैं। बबली कहने ही वाली थी कि श्रेया और निहाल एक साथ नहीं है, लेकिन उनका साथ में एक बेटा है। पर इससे पहले कि बबली ये कह पाती, निहाल ने कह दिया, जी आंटी, ये मेरी पत्नी है, श्रेया आंटी से मिली तुम।
अब जब निहाल ने हाँ कह ही दिया था तो भला श्रेया कैसे आंटी अंकल के सामने इस बात को झुठला सकती थी। पर हाँ, वो शॉक्ड काफी हो गई थी और उसके साथ ही बबली और खुद अर्नब भी शॉक्ड हो गए थे। आखिर निहाल ने इतनी सहजता से ये झूठ क्यों कह दिया। श्रेया ने भी नमस्ते करके निहाल के इस झूठ पर सच की मोहर लगा डाली। और श्रेया के ऐसा करते ही अर्नब के माँ और बाप दोनों ने ही अपना पूरा ध्यान बबली पर लगा दिया और वो उसे ऊपर से नीचे देखने लगे। बबली कॉन्फिडेंट मॉडर्न लड़की थी, लेकिन इस तरह की निगाह की वजह से उसे भी शर्म सी आ रही थी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, मैं बबली अपना इंट्रोडक्शन देने की शुरुआत भी कर चुकी थी, पर तभी निहाल ने उसे टोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ, तुम कहाँ अपने बारे में खुद ही बता रही हो। यूं कहकर निहाल ने अपना ध्यान अर्नब के माँ बाप पर लगा दिया। अब आपका बेटा तो शर्मीला है आंटी, इसलिए मैं ही यहाँ पर आप लोगों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानती ही है, मैं अर्नब का बॉस हूँ, यानी कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, है ना। मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा बिजनेस होने के बावजूद मैंने अपनी पसंद का काम ढूंढा और फिर उसमें कामयाबी हासिल की। अब मुझ जैसे लड़के को मिल गई श्रेया। जी हाँ, श्रेया एक सुलझी, कामयाब, होनहार और इंडिपेंडेंट लड़की है। एक ऐसी लड़की जो मुझे इस मॉडर्न जमाने से पीछे नहीं खींचती, बल्कि जो इस जमाने में आगे बढ़ने में मेरा बढ़ चढ़ के साथ देती है। ये बात कहते हुए निहाल ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और श्रेया ने भी एक्टिंग करते हुए निहाल के हाथ में अपना हाथ दे दिया। तो मुझे तो ठीक वैसी लड़की मिल गई आंटी, जैसी मुझे चाहिए थी। और जब से मुझे श्रेया मिल गई है, तब से मेरी जिंदगी और बेहतर हो गई है। दोनों एक अच्छे हस्बैंड वाइफ होने का काफी अच्छा नाटक कर रहे थे, पर अर्नब और बबली भी साथ में कंफ्यूज होते जा रहे थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आज बबली स्पेशल गेस्ट थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे निहाल ने पूरा ध्यान अपने रिश्ते की तरफ खींच लिया था। जी हाँ आंटी, अगर मेरी किस्मत एक अच्छी मनपसंद सी लड़की के साथ की वजह से इस तरह बदल सकती है, तो सोचिए क्या ऐसा अर्नब के साथ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बल्कि हो रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसके साथ आज एक ऐसी लड़की है जो श्रेया यानी कि मेरी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड और बचपन की दोस्त है। निहाल की स्पीच अब एकदम से खत्म हो गई थी और इस उमंगों से भरे प्रदर्शन के बाद जाकर लोगों को समझ में आया कि ये सब बबली के इंट्रोडक्शन के लिए उसने कहा था। निहाल को लगा कि उसने बबली का काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इसलिए अब वो खुद से बहुत खुश था और अब चुपचाप बैठ गया था। श्रेया और बबली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर श्रेया ने कहा, वैसे मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल सही कहा आंटी। बबली मेरी बचपन की दोस्त और बेस्ट फ्रेंड तो है ही, लेकिन साथ ही ये एक बहुत ही होनहार लॉयर है, एक जिम्मेदार बेटी और बहन है, और मेरे बेटे वंश की सबसे फेवरेट मासी भी है। आपको अर्नब पर गर्व होना चाहिए कि इतनी अच्छी लड़की ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। शादी, अर्नब। इस पल में अर्नब के माँ बाप ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने क्या सुन लिया है। तू शादी करना चाहता है? अब अर्नब ने घबराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आप लोगों को आज भविका जी से इसीलिए मिलाना चाहता था। भविका जी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। अर्नब के माँ बाप ने अब भविका को फिर से अच्छे से देखते हुए कहा, भविका जी, तू अपनी होने वाली पत्नी को जी बुलाएगा। अर्नब ने इस बात पर अपनी नजरें झुका ली, लेकिन इस वक्त बबली ने बात का जवाब दे दिया, वो चाहे तो मुझे जी बुला सकते हैं और चाहे तो सिर्फ भविका भी बुला सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जब ये मुझे भविका जी कहते हैं तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, ये एक्चुअली काफी क्यूट है। निहाल ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, हाँ क्यूट तो है। पर श्रेया ने समझ लिया कि क्योंकि अर्नब ने अपने माँ बाप को पहले से कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वो दोनों ही इस वक्त अकेला महसूस कर रहे थे। ये सब शायद उनके लिए बहुत ज्यादा था। तो श्रेया ने कहा, आंटी अंकल कौन किसको क्या कहता है, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अब जब अर्नब बबली यानी कि भविका को यहाँ लेकर आया है, तो क्यों ना आप अपना समय उसे जानने में बिताएं। बबली एक बहुत ही अच्छी लड़की है और आपके बेटे की पसंद भी है, इसलिए उसके साथ कुछ समय बात कर लें आप।
श्रेया की बात जैसे अर्नव के माँ बाप को थोड़ी समझ में आई, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने कहा, दरअसल मैं अर्नव से अकेले में बात करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल है। अर्नव अब तक ये समझ चुका था कि श्रेया और निहाल उन दोनों की मदद करने के लिए ही यहाँ आए थे और इसलिए उसने कहा, माँ पा, आप जो भी कहना चाहते हो यहाँ सबके सामने ही कह सकते हो। यहाँ सब मेरे अपने हैं और इसलिए मैं उन्हें आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अगर ऐसी बात है बेटा तो ये बताओ कि यहाँ पर शादी की बात करने के लिए भाविका के घर वाले क्यों नहीं आए? क्यों तुम्हारे बॉस यहाँ आकर उसकी सिफारिश लगा रहे हैं? इस बात का जवाब बबली खुद देना चाहती थी। गाइस मुझे बात करने दो, उसने अपने दोस्तों को रोकते हुए कहा। अंकल आंटी, मैं भाविका हूँ, बचपन से ही चंडीगढ़ में पली बड़ी हूँ। हालांकि मेरे पिता आर्मी से है, लेकिन मैं हमेशा अपने नाना और नानी के साथ रही और बड़ी हुई। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे और फिर मेरे मॉम डैड ने मेरी एक अरेंज मैरिज करवा दी। इस बात को सुनते ही अर्नव के माँ बाप चौंक गए, पर बबली ने बिना डरे अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहा, मेरी अरेंज मैरिज बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि उस लड़के के साथ मेरा कोई तालमेल नहीं था। इनफैक्ट उस लड़के को मैं पसंद ही नहीं आए और वो किसी और के साथ संबंध बना चुका था। एक पढ़ी लिखी औरत होने की वजह से मैंने तय किया कि मैं उस लड़के को छोड़ दूंगी और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर पाने का मौका खुद को दूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। आज उस बात को 7 साल हो गए हैं और मेरी जिंदगी को मैंने फिर से शुरू भी कर दिया है। लेकिन फिर कभी शादी करने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। पर जब अर्नव ने मुझसे शादी करने की इच्छा दिखाई और हम दोनों ने कुछ समय साथ में बिताया, तब जाकर मैंने भी ये कदम उठाने की हिम्मत की। उम्मीद है कि आप मेरी हिम्मत को मेरी बदतमीजी नहीं समझोगे। बबली की बात सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े भावुक हो गए, खासकर श्रेया। श्रेया ने अब बबली के हाथ को थाम कर कहा, इसकी हिम्मत ने तो ना जाने कितने लोगों को हिम्मत दी है। आंटी, अंकल, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको इससे अच्छी बहू कहीं नहीं मिल सकती। निहाल ने भी अब आगे बढ़कर सामने बैठे दोनों बुजुर्ग लोगों से कहा, आप लोग सच में बहुत लकी है। अर्नव के मॉम डैड ने अब अर्नव की तरफ देखा। उनकी आंखों में बहुत चिंता थी। क्या तू सच में शादी करना चाहता है अर्नव? ये सवाल उसके पिता ने उससे किया था। हाँ पा, और मैं किसी और से नहीं बल्कि भविका जी से ही शादी करना चाहता हूँ। अर्नव के पा ने अपना हाथ अपने सर पर फेरते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमारे कहने सुनने वाली बात ही नहीं रह गई है। मैं तो तेरी खुशी में खुश हूँ। पर अर्नव की माँ ने उसके पापा के पैर को छूकर उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ लेकिन मेरी तरफ से अभी हाँ नहीं है। मैंने आप सब की बात सुन ली, लेकिन अर्नव मेरा बेटा है और इसकी शादी को लेकर मेरे बहुत सारे सपने हैं, इसलिए हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। मुझे भविका जी से अकेले में बात करनी है। इट्स ओके आंटी, आप मुझे बबली बुला सकती है। अर्नव की माँ का चेहरा बहुत सख्त था, लेकिन बबली की बात सुनकर वो मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई और अब बबली भी पूरे कॉन्फिडेंस से उठकर खड़ी हो गई। दोनों औरतें हॉल से चलकर अंदर के कमरे में चली गई, जो कि अर्नव का कमरा था। पा, मुझे भी जाना चाहिए क्या? ये माँ अकेले क्या बात कर रही होंगी भविका जी से? तू अपनी माँ को नहीं जानता क्या? उसे जो करना है वो वही करेगी। और वैसे भी ये भविका जी कहना बंद कर दे, वरना तेरी माँ मुझे भी उसके नाम के आगे जी लगाने को कहेगी। समझा? अपने पिता की इस डांट को सुनकर अर्नव और भी उतावला हो गया, ये जानने के लिए कि आखिर उसकी माँ बबली से अकेले में क्या बात कर रही थी। वहीं हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग कर रहे श्रेया और निहाल ने अब जाकर नोटिस किया कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ बड़ी देर से थामा हुआ था और अब तक उन्हें पता भी नहीं चला था कि वो एक दूसरे की छुअन से इतना कंफर्टेबल हो गए थे। श्रेया ने इस बात को समझकर अपना हाथ दूर खींच लिया। झटके से यूं हाथ के हटाए जाने पर निहाल ने श्रेया से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें छींक आ रही है क्या? क्या? श्रेया ये सुनकर हंस पड़ी। वो समझती थी कि निहाल ने ये बात उसे हंसाने के लिए ही कही थी, लेकिन इन दोनों की मस्ती के अलावा इस घर का माहौल काफी संगीन हो रखा था, क्योंकि अब अर्नव अपने नाखून चबाने लगा था। उसकी माँ और बबली को अंदर गए हुए 15 मिनट हो गए थे, लेकिन अर्नव की नजरें उस कमरे की तरफ ही टिकी हुई थी।
अर्नव रिलैक्स, यू दरवाजे को घूर के कुछ नहीं होगा। तुम्हें अगर बबली से शादी करनी है तो काफी पेशेंस लाना होगा। तुम जानते हो लॉयर के साथ जिंदगी काटना आसान नहीं होता। श्रेया ने अब अर्नव की टांग खींचते हुए कहा। तो श्रेया की बात पर और मिर्च मसाला लगाने के लिए अर्नव के पिता ने भी तैयारी की थी। उन्होंने अब कहा, और नहीं तो क्या, वैसे इसकी माँ भी कोई लॉयर से कम नहीं है। मैंने भी अपनी शादी में इसी बात की प्रैक्टिस की है। पेशेंस ही एक शादी की सबसे मजबूत कड़ी होती है। अर्नव ने अपने पापा और श्रेया को देखकर सर हिलाया और फिर निहाल की तरफ देखा, ताकि निहाल उसकी कोई मदद कर सके और कुछ ऐसा कह जाए जिससे अर्नव को थोड़ा सहारा मिले। लेकिन इत्मीनान से सोफे पर फैलते हुए निहाल ने कहा, मेरी तरफ मत देखो अर्नव, तुम जानते हो कि मेरे पास बहुत पेशेंस है और मैं शादी के इस गेम में जीत रहा हूँ, है ना श्रेया? श्रेया मुस्कुराते हुए निहाल को देखने लगी। वो उसे इन बातों से छेड़ रहा था, लेकिन श्रेया को भी पता था कि निहाल में सच में बहुत सारा पेशेंस था, वरना कोई और होता तो कब का श्रेया को उसके हाल पर छोड़कर कहीं दूर निकल चुका होता। इसलिए श्रेया ने अर्नव से कहा, ये गलत नहीं कह रहे हैं अर्नव, तुम्हें निहाल से ही ट्रेनिंग लेनी होगी। निहाल अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश था और देखते ही देखते इस हॉल में मौजूद लोग अपनी परेशानी भूलने लगे थे। लेकिन अगले 5 मिनट में बबली और अर्नव की मां अंदर के कमरे से बाहर आ गए। भले ही अर्नव की मां के चेहरे पर सबको दिखाने के लिए एक स्माइल थी, पर बबली का चेहरा सीधा और लटका हुआ सा लग रहा था, जैसे वो किसी बात से खुश नहीं थी। अर्नव भी टेंशन के मारे पसीने से लथपथ होकर बबली को ही देख रहा था। आखिर बबली और उसकी मां के बीच में हुई बात उसके पूरे फ्यूचर का फैसला करने वाली थी। मां, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझसे मत पूछ बेटा, फैसला तुम्हारी भाविका जी के हाथ में है। अर्नव की मां ने जैसे ही ये कहा तो कमरे में मौजूद सभी लोग बबली को एकटक देखने लगे, लेकिन बबली जब से उस कमरे से बाहर आई थी, तब से उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।